नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आओ देश बनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं। नए साल पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की इस खास मुहिम में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आजादी के बाद से आज तक अगर विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा कोई रही है तो वो है भ्रष्टाचार। कई आंदोलन हुए, बावजूद इसके भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पाया है। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नासूर बन चुके इस भ्रष्टाचार पर अगर रोक लगेगी तो कैसे लगेगी। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा और हमारी सकारात्मक कोशिश यह रहेगी कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए ठोस समाधानों को आपके सामने हम लेकर आए। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार है दुनिया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न शुरू। देश में भी सज रही हैं महफिलें। रंग लाई न्यूज वर्ल्ड इंडिया की मुहिम। कल दोपहर रियाद से सीधे लखनऊ पहुंचेगा यूसुफ का शव। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके दी जानकारी। मोदी और केजरीवाल सरकार में फिर तनातनी। दानिक्स के 2 अधिकारियों का निलंबन केंद्र ने किया रद्द। दिल्ली सरकार ने दिखाई आंखें। ऐसे ऑफिसर्स तो 6 महीने क्या 1 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं। और मैं खुल के कहना चाहता हूं, बात मुख्यमंत्री है इन सब की नहीं है। एक दिन के लिए क्या आप हमेशा के लिए छुट्टी पे चले जाइए, हम आपको छुट्टी देने को तैयार। राजधानी दिल्ली में कल सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा ऑड इवन फॉर्मूला। केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर लगाया अड़ंगा लगाने का आरोप। दिल्ली मेरठ सुपर एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने 60 साल तक किया सत्ता का उपभोग मगर नहीं किया विकास। जिन्होंने 60 साल तक देश में हर प्रकार की सत्ता का उपभोग किया है, उनको संसद को बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। और फिरकी के फनकार रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट प्रेमियों को दिया नए साल का तोहफा। बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। जी, तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तमाम दावे और वायदे किए जाते रहे हैं और किए जा भी रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार देश की जड़ों को लगातार खोखला कर रहा है। देश से आखिर भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मुहिम हमारी है आओ देश बनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं। विजय सोनकर शास्त्री साहब हैं, आप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी जी हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, आप आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है उसके प्रवक्ता हैं। और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ाई लड़के कमोवेश ये पार्टी सत्ता में आई है। टीवी स्क्रीन पर आपके हर्ष रंजन साहब आपको देखिए, अभी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस वक्त जो सज्जन दिख रहे हैं आपका नाम वीके सूरी साहब है, आप आर्थिक मामलों की जानकार हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिनों दिन बढ़ता भ्रष्टाचार किस तरह से नासूर बनता जा रहा है। सरकारें दावे तो बड़े बड़े करती है मगर हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम एजेंसियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर पहले आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार कितना व्यापक हो चुका है। क्या साल 2016 में भ्रष्टाचार पर रोक लग पाएगी? कैसे बनेगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत? भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम आंदोलन होने के बावजूद देश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था ने दुनिया के 174 देशों में भ्रष्टाचार पर सर्वे किया। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत का नंबर 85 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में काम करवाने के लिए 54% लोगों को रिश्वत देनी पड़ी। देश के 74% लोगों का मानना है कि देश में भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग को सबसे ज्यादा भ्रष्ट करार दिया गया है।
वहीं दूसरी तरफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के मुताबिक शहर में हर परिवार को काम करवाने के लिए करीब 4,400 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। वहीं गांव में काम करवाने के लिए हर परिवार को करीब 2,900 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। शहरों में जॉब पाने के लिए औसतन 18,000 और ट्रैफिक पुलिस को औसतन 600 रुपए सालाना घूस देनी पड़ती है। स्विस बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में भारतीयों का करीब 9,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा था, जो 2014 में बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन विदेशी बैंक में कितना काला धन जमा है, इसका कोई सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। सवाल यह है कि आखिर कब तक भ्रष्टाचार देश को खोखला करता रहेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस नतीजे कब देखने को मिलेंगे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आर्थिक मामलों के जानकार हैं सूरी साहब, मैं आपके पास चलूंगा। सूरी साहब, जब जब भ्रष्टाचार आता है, सामने शब्द जहन में आता है, तब तब लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार यानी आर्थिक लेन देन, ऐसा लेन देन जिसकी जरूरत जिस काम के लिए नहीं थी, लेकिन तब भी आर्थिक लेन देन हुआ। आखिरकार भ्रष्टाचार आपके हिसाब से मूल वजह इसकी कहां है, जड़ कहां है इसकी? मूल वजह तो इसकी ग्रीड है। हाँ, एक जो लालच है वो ग्रीड की ही से इसकी उत्पत्ति हो रही है। और बहुत सालों से हम इसके जो प्रिविलेजेस हैं, जो फायदे हैं, करप्शन करेंगे, पैसा बनाएंगे और बच जाएंगे, इसलिए ये आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कानून में हमारे लूप होल्स रहे, एक आदमी कभी पकड़ा गया तो 10 आदमी और छूट गए। तो ये सारी बातें, सारे जो है एक भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा देते हैं। और कुछ हमारे पुराने समय से कुछ हमारे धर्माचार्य होते थे, वो प्रवचन देते थे लोगों को कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं क्षमा के साथ उनसे कहना चाहूंगा, वो भी फेल रहे हैं इस मामले में, उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। वो ये नहीं बता पाए हैं लोगों को कि ईमानदारी के क्या गुण है और ईमानदारी का क्या फायदा होता है और ईमानदारी को क्यों अपनाना चाहिए और भ्रष्टाचार को क्यों नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए सभी स्तर पर हमें, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में ही कहा है, सभी स्तर पे हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। हर्ष रंजन जी, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं, जैसा सूरी साहब कह रहे हैं कि साहब आप लालच करते हैं इसलिए भ्रष्टाचार करते हैं। जो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, एक दो दफे उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो बड़ी बेशर्मी से वो कहते हैं कि साहब पैसे लेने के लिए पकड़े गए हैं, अब पैसे देकर छूट जाएंगे। तो ये जो चमड़ी मोटी होती जा रही है, इसकी वजह क्या? जो हमारे लचर कानून है, जो हमारी लंबी चलती कानूनी प्रक्रियाएं हैं। किसी का इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है तो वो अगले दिन छाती चौड़ी करे घूमता है कि देखो साहब हमारे यहाँ तो इतनी संपत्ति, इससे छापा पड़ा। तो क्या इस सोच को बदलने की जरूरत है फौरी तौर पे? सूरी साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आम तौर पर अब तक भ्रष्टाचार की जब जब बात होती है तो हम पैसों से या घूस से या ब्राइवरी से ही सिर्फ उसकी तुलना करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ पैसे देना, घूस लेना या घूस देकर काम जल्दी करवा लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है। काम को नहीं करना, काम को लंबे समय तक पेंडिंग रखना, ऐसी तमाम चीजें हैं जो भ्रष्टाचार की निशानी होती हैं। इससे देश की इकोनॉमी और देश बहुत पिछड़ जाता है। इसी वजह से आपकी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें आपने देखा भारत का स्थान 85वां है। एक छोटा सा देश है, इसी रिपोर्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, छोटा सा देश है डेनमार्क, वो भ्रष्टाचार में 177 देशों में सबसे नीचे है और भारत का स्थान 85वां है। तो कुल मिलाकर जो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ लालच की वजह से ही नहीं, कई बार आप काम नहीं करना चाहते हैं, आलस के शिकार होते हैं, जानबूझकर दूसरों को परेशान करने के लिए उनकी फाइलें रोक ली जाती हैं। ये तमाम चीजें भ्रष्टाचार है। साथ में स्केर्सिटी भी कई बार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। आपको याद होगा, अब तो गैस सिलेंडर लेने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन आज से 20-25 साल पहले गैस का सिलेंडर का जब उतना उत्पादन नहीं था तो एक सिलेंडर लेने के लिए भी 100 लोग लाइन में होते थे और स्केर्सिटी की वजह से यह भ्रष्टाचार होता था। तो सिर्फ लालच को ही वहां तक सीमित न करें। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार भारत के लिए या दूसरे देशों के लिए भी स्टेट ऑफ माइंड बन चुका है, जिसे हमें दूर करने की जरूरत है। जी, सौरभ भारद्वाज आपके पास आऊंगा। आज मैं सुबह इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात कर रहा था तो एक वयोवृद्ध सज्जन ने एक बात कही, बोला साहब 70
साल से ज्यादा उम्र मेरी हो गई है। अब मैं कहता हूं कि भारत और भ्रष्टाचार दोनों की चूंकि राशि एक है, दोनों भा से शुरू होते हैं, इसलिए यहां से भ्रष्टाचार को हटाया नहीं जा सकता, कोई कितनी भी कोशिशें कर ले। हालांकि हल्की फुल्की अंदाज में बात उन्होंने कही थी, लेकिन इस बात ने मेरे दिमाग में बड़ी गहरी छाप छोड़ी है कि क्या वाकई अगर ऐसा है तो तमाम प्रयास धरे के धरे रह जाने चाहिए, फिर कोई विकल्प नहीं होना चाहिए क्या? और अगर हां तो वो विकल्प क्या होए? जी मुझे लगता है कि किसी ना किसी समय पे सभी समाज भ्रष्ट रहे। हाँ। और मुझे लगता है कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने या वहाँ के लोगों ने इसको माना कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी हमारी बीमारी है। और उसके बाद वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के लोगों ने कदम उठाए, सख्त कदम उठाए, और काफी सालों तक उन कदमों को उठाते रहे और वहाँ पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। ऐसे कई उदाहरण हैं समाजों के, ऐसे कई देशों के उदाहरण हैं। दुख की बात यह है कि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार मुद्दा बहुत कम समय के लिए बना। एक बार बहुत पहले इमरजेंसी के समय में बना, फिर बीच में वीपी सिंह साहब ने उठाया, बट वो मुद्दा फिर बंद हो गया। अभी अन्ना हजारे के समय में मैं मानूंगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर मेरी लाइफ टाइम के बीच के अंदर सबसे बड़ी बहस हुई, और उसके बाद हमने बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी देखे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टमैटिक चेंजेस होने चाहिए थे, जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने चाहिए थे, वो आज भी उससे हम बहुत दूर हैं और वो चेंजेस नहीं हो पाए। और उसका कारण बड़ा ये रहा कि जो पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का और क्रोनी कैपिटलिस्ट्स का ये जो पूरा नेक्सस है, इससे भ्रष्टाचार पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। और सब लोग एक दूसरे को बचाने में तत्पर हैं। मुझे लगता है कि अच्छे मैकेनिज्म्स ही लाने पड़ेंगे और जबरदस्ती लाने पड़ेंगे। फिर से या तो सरकारें करें, और सरकारें नहीं करेंगी तो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स आएंगी, क्योंकि लोकपाल जिसकी हम बात करते थे, आज भी देश में देखिए लोकपाल नहीं है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी कमी है। और जो हम बात करते थे कि भाई ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो वो चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, उनकी 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी होकर इनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था नहीं आई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खास तौर पे भ्रष्टाचार के केसेस के लिए या कहें राजनीतिज्ञों के लिए वो नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि जो डेटरेंट है वो सबसे बड़ी जरूरत है। और डेटरेंट जब तक नहीं आएगा तब तक ये सब लोग मिलके खाते रहेंगे। लोकायुक्त के बारे में जो आप लोग जब आंदोलन करते थे, जो बातें तब करते थे, मंच से केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ बैठ के जिस लोकायुक्त की बात करते थे, जिस लोकपाल की बात करते थे, जब सरकार बनी और जब उसके प्रावधान बनाए गए तो पूरी चीजों को फिर से आप जिन पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते थे, आपने भी उन्हीं पार्टियों की लाइन को फॉलो किया और बहुत हल्के फुल्के नियम कायदे बनाए। ऐसे आरोप आपके ऊपर भी लगते रहे, जबकि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़के, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के ही आप सत्ता में पहुंचे। आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, विजय सोनकर शास्त्री जी के पास चलूंगा, विजय सोनकर शास्त्री जी के पास चलूंगा, मैं आपके पास आऊंगा सौरभ भाई। हम 1 घंटे की बहस आपके पास आता रहूंगा मैं, अपनी बारे में बोलिएगा। शास्त्री जी एक चीफ इंजीनियर साहब थे एक उत्तर प्रदेश स्थित विकास प्राधिकरण के, उनके पास में बैठा हुआ था। वो बड़े शेख चिल्ली टाइप के व्यक्ति थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। उन्होंने हमको एबीसीडी समझाई भ्रष्टाचार की। हमको तो भ्रष्टाचार को देखने का मानो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उन्होंने कहा ए यानी अवेलेबिलिटी, कोई व्यक्ति फाइल लेकर आए, आप अपनी अवेलेबिलिटी उसको दीजिए ही नहीं। बी यानी उसको बैक कर दीजिए। अगर फाइल आपके पास आ भी गई, यहां वहां से फोन करा के आ गया, तो उसमें तमाम खामी निकाल के उस फाइल को बैक कर दीजिए। ए अवेलेबिलिटी, बी उसको बैक कर दीजिए, सी अगर वो सारे कागज लेकर आ गया तो उसको कंफ्यूज कर दीजिए। और अगर उस पर भी नहीं माना, बेशर्म किस्म का व्यक्ति निकला वो, उसकी भाषा में, इंजीनियर साहब की भाषा में, तो फिर या तो इसको डिले कर दीजिए या काम को डिनाई कर दीजिए। तो पैसा दिए बिना जाएगा कहां? क्या इस तरह से सरकारें चलती हैं साहब? एबीसीडी सिस्टम है भ्रष्टाचार का ये। देखिए ये जो एबीसीडी सिस्टम इन्होंने बताया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अतुल जी, आपने जो शुरुआत किया और बड़ा ही अच्छा शुरुआत किया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया और ये मैं तो थैंक्स कहता हूं कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार पर जो ये स्पेशल एपिसोड आप बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सूरी साहब ने भी बहुत बातें कही, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब प्रथम स्वरूप था, जब जनसंघ का समय था, जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस समय हमारे
उस समय के तत्कालीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पूरा देश जानता होगा। उनका राजनीतिक क्षेत्र में यह कहना था कि समाज हित के समक्ष स्वहित का त्याग कर देनी चाहिए, और हमारे देश की परंपरा भी यही रही है। आज जो वातावरण बन गया है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो हमारे देश में एक परंपरा हमारे यहाँ स्वच्छता की, स्वच्छ और ईमानदारी की परंपरा रही है, उसको मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। सार्थक पहल कर रहे हैं और आप इतिहास में चले गए। मौजूदा वर्तमान में रह के बात कीजिए प्लीज। अगर आप इतिहास नहीं जानेंगे तो भविष्य का कैसे निर्माण कर पाएंगे। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं अतुल जी, अगर 1 सेकंड का अगर समय देंगे तो। देखिए, आज हजारों कानून देश में बन रहे हैं, हाँ। लेकिन उनको बाईपास करने के लिए तुरंत कानून बन जाते हैं। पर यह वही देश था जहां एक शब्द का कानून था जिसमें एंटायर भ्रष्टाचार फुल्ली कंट्रोल था। सिर्फ एक शब्द का कानून था, वो कानून, वो शब्द था पाप। ये करोगे तो पाप लगेगा, दूसरे का धन लोगे तो पाप लगेगा, दूसरे की बहू बेटी पर नजर डालोगे तो पाप लगेगा। और पाप सबके एक शब्द के कानून पर एंटायर सोसाइटी फुल्ली कंट्रोल थी। पर आज लाखों कानून बन रहे हैं उनको बाईपास करने के लिए। ऐसा वातावरण बन गया है। ये वातावरण बना कैसे है इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और यह हमारे इतिहास से संबंधित है। हम अगर अपने इतिहास में जाएंगे तभी हम वर्तमान को सही कर पाएंगे और भविष्य के सुनहरे सपने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को देख पाएंगे। अदरवाइज वही भारत और भ्रष्टाचार दोनों का आंतरिक संबंध जोड़ करके लोग हमारे देश का एक उदाहरण पेश करते रहेंगे। जी, राजीव त्यागी साहब, मुझे बताइए, काम न करना भी एक भ्रष्टाचार है ना अपने आप में? अगर आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक अमुक काम करने के लिए आपको उस कुर्सी पर बिठाया गया है, और अगर आप नियत वक्त में तय नियमों के हिसाब से काम नहीं करते हैं, उसको डिले करते हैं और भ्रष्टाचार की एबीसीडी को फॉलो करते हैं, एबीसीडी के बाद जो ई आता है वो अर्निंग हो जाती है ना? तो अगर एबीसीडी ई आप भ्रष्टाचार की फॉलो करेंगे तो ये भी तो अपने आप में अपराध है। लेकिन ये हो रहा है, इसको रोका नहीं जा पा रहा है। राजीव भाई, देखिए अतुल जी, एक तो आपको और पूरे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सभी कर्मियों को और दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत मुबारक जी। जो विषय आपने आज रखा है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से समाजवादी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूं, और शायद वैदिक धर्म भी समाजवादी विचारधारा, सभी धर्म समाजवाद के बहुत करीब है। भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखा जाए तो मैं बिल्कुल 2 बातों से बहुत सहमत हूं। एक तो जो बात अभी मेरे मित्र विजय सोनकर शास्त्री साहब ने कही, और दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी के जो बैठे हैं प्रवक्ता, उन्होंने जो बात कही। भ्रष्टाचार को वाइडर प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो मेरी राय जो है ये है कि 3 तरह के भ्रष्टाचार हैं: राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार सभी भ्रष्टाचारों की जननी है, चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सामाजिक भ्रष्टाचार हो, चाहे वो चारित्रिक भ्रष्टाचार हो। तो जो स्थितियां हैं, एक समाज में पहले बात डिस्कशन हुआ करता था कि किसने कैसे पैसा कमाया। आज समाज में पैमाना यह है कि किसने कितना पैसा कमाया, ये नहीं है कि कैसे पैसा कमाया। और ये जो चीजें हैं ना अतुल जी, उसकी जो अगर आप देखेंगे तो समाज अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है उन लोगों को जो महंगी चीजें इस्तेमाल करते हैं जबकि वो नहीं कर सकते अपनी तनख्वाहों में या अपने साधनों में, और उसके बाद भी हम लोग बाग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उसको एक्सेप्ट करने का काम किया। आज जरूरत इस बात की है पूरे देश में, क्योंकि एपिसोड आपका कंस्ट्रक्टिव मोड पे है, आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी कि मेरा भ्रष्टाचार अच्छा या इनका भ्रष्टाचार अच्छा, क्योंकि दाग तो दाग है, दाग तो दाग है, दाग कभी अच्छे नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी पे दाग लगे। बहुत अच्छी बात। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यदि समाज, यदि राजनीतिक लोग बाग ये दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले, पार्टियां ये दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले कि हमें अपराधियों को राजनीति मानने से रोकना है, हमें भ्रष्टाचारी लोगों को राजनीति मानने से रोकना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा मैं आज आप टीवी डिबेट पे, और बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि एक दौर था राजनीति में जब चंदा मांग करके राजनीति की जाती थी, आज दलाली करके राजनीति की जाती है, जो चिंता का विषय है। मैं फक्र से कहता हूं कि मैं चंदा मांगता हूं और चंदा मांग करके राजनीति करने का काम करता हूं, अपने मित्रों के दम पर राजनीति करने का काम करता हूं। लेकिन जो लोग बाग आज इस बात के लिए पैसा लेकर के कि भाई साहब आपका काम करा देंगे और आप हमें इतना पैसा दे देना, और उसको लोग बाग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, दिक्कत इस बात की है कि जो पॉलिटिकल लोगों पर सिफारिश आती है तो धीरे से एक आदमी कहता है
साहब इसमें पैसे बन जाएंगे, जरा कर लीजिए इसको। हाँ। अगर पॉलिटिकल आदमी उसको वहीं रोक देता है तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार रोकने का काम। आऊंगा आपके पास। लेकिन जब वो उस व्यक्ति की बात मान करके चंदे की बात उन्होंने कही है, तो हर किसी को पता है कि लोग चंदा क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, चंदे की आड़ में पीछे से क्या क्या काम कैसे कराए जाते हैं, है ना। तो ये चंदा और भ्रष्टाचार को एक दूसरे से अलग करके देख रहे हैं। खैर इनका मंतव्य है। लेकिन जहां तक राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो चीजें हैं ये ऊपर से नीचे ट्रेवल करती हैं, ये नीचे से ऊपर नहीं जाती हैं। आप अगर एक सांसद है, एक मंत्री है, अगर वो अपने सचिव से ज्ञान नहीं लेगा और वो नीचे बाबू तक नीचे ट्रेवल नहीं होएगा तो पैसों में बंदरबाट नहीं हो पाएगी ना। अगर वो ऊपर कान मरोड़ देगा ऊपर से ही सचिव का कि भाई क्या तमाशा है, बंद करो ऐसा तमाशा, तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि उसको भी मलाई मिलती है खाने को, तो सारी चीजें होती हैं। आजादी के बाद भ्रष्टाचार के मामले में जो लोग सलाखों के पीछे गए या जो घोषित तौर पर सामने आए, उसमें आप सुखराम की बात कर सकते हैं, चौटाला साहब की बात कर सकते हैं, लालू जी की बात कर सकते हैं, आप जूदेव की बात कर सकते हैं, आप बंगारू लक्ष्मण की बात कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के बाद तमाम लोग रईस हो रहे हैं, ये सिस्टम जारी है, सब आजाद घूम रहे हैं। देखिए अतुल जी, जो पकड़े गए वो चोर कहलाए, जो ना पकड़े गए और जो न पकड़े गए तब तक वो ऐश कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ जी ने जो बात कही कि पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स, इन तीनों के बीच का जो नेक्सस एक बन गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, एक संस्था बन गई है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये तीनों एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। हालांकि अब बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ही 2005 की जो रिपोर्ट थी, उसमें यह कहा गया था कि 62% यानी 100 में 62 लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रतिवर्ष फर्स्ट हैंड ब्राइब दिया है किसी को, यानी उतने ही लोगों ने ब्राइब लिया है। यही रिपोर्ट पिछले साल की 54% पर आती है। तो थोड़ी सी कमी जरूर आई है, और इसी वजह से भारत का जो इंटरनेशनल स्थान है करप्शन में वो नीचे आया है। पहले 94 था, अब 84 पे आया है। इसमें सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। करप्शन को कम करने में टेक्नोलॉजी का बहुत हाथ आया है, क्योंकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। टेलीविजन के माध्यम से, तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से लोग अब ट्रेनों में जा रहे हैं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि मेरठ से गुजरती एक ट्रेन से मेरठ की महिला ने ट्वीट करके रेल मंत्री को कुछ कहा कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, और तत्काल प्रभाव से आरपीएफ की टीम वहां भेजी गई और इस पे एक्शन हुआ। तो इस प्रकार के भी भ्रष्टाचार हैं जो यहां पे व्याप्त थे, अब तक रिपोर्टेड नहीं थे। कम से कम अब उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, हम लोगों को पता चल रहा है। और जितना ज्यादा ये टेक्नोलॉजी का और विकास होगा, अभी तमाम 4G आ जाएंगे, उसके बाद की भी कुछ सीमाएं होंगी, तो इसमें कमी आएगी। लेकिन जो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार एक तरीके से स्टेट ऑफ द माइंड हो गया है लोगों में, इसको कहीं ना कहीं दूर करना होगा कि आप अपने दिमाग से इस चीज को निकालें। स्केर्सिटी जहां जहां है उसको कम करना होगा, और एक पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबिलिटी हर स्टेज पर फिक्स होनी चाहिए। जी शास्त्री जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं बहुत मासूम सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। बड़े बड़े आंकड़ों की हमने बात कर ली है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट हमने देख ली है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार जो प्राइवेट क्षेत्र है वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स में भ्रष्टाचार ना के बराबर क्यों है, या बिल्कुल कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं पर अगर है तो इक्का दुक्का कहीं कुछ केस आ गया तो आ गया, और सरकारी क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी क्षेत्र में फिक्स नहीं है, और प्राइवेट क्षेत्र में हर एक व्यक्ति लेंस लगा के बैठा है, हथौड़ा लेके बैठा हुआ है कि भाई भ्रष्टाचार करोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे? क्या वजह है? देखिए, पॉलिटिकल सेक्टर के लोग या आर्थिक क्षेत्र के लोग या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के लोग, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग या प्राइवेट सेक्टर के लोग कहीं न कहीं ये समाज से जुड़े हुए हैं, और समाज का गत 2-4 दशकों में मैंने देखा है कि सांस्कृतिक वैल्यू और धार्मिक वैल्यू पर बहुत आघात हुआ है।
आज भी हमारे देश में 10% से ज्यादा लोग कानून में भरोसा नहीं रखते हैं। ये वही लोग हैं जो धर्म और संस्कृति में भरोसा रखते हैं। इसलिए जिस तरह से योजनाबद्ध ढंग से हमारे यहाँ धर्म क्षेत्र पर और संस्कृति के क्षेत्र पर आक्रमण हुआ है, वो सबसे ज्यादा आक्रमण राजनीतिक क्षेत्र में ही के माध्यम से ही इस पर किया गया था। जो इस कारण इस समस्या का महत्वपूर्ण कारण हम मान सकते हैं। पर जहां तक राजनीतिक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, प्राइवेट सेक्टर में लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं या कम करते हैं, पर गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उन लोगों की मनसा बिल्कुल स्पष्ट है कि उनमें नेशनलिटी नहीं है। वो लोग अपने छोटे छोटे हित के लिए, एक सेकंड, वो अपने छोटे छोटे हित के लिए, नहीं अतुल जी, मेरी बात पूरी कर देने दीजिए। वो अपने छोटे छोटे हित के लिए देश का बड़ा से बड़ा लॉस कर देते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से 2G इत्यादि के घोटाले हुए, भयानक घोटाले हुए, उसमें छोटे छोटे लाभ लोगों को मिले होंगे, लेकिन देश का करोड़ों 2-2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ठीक है, यह एक ट्रेंड बन गया। मैं किसी पार्टी को पर नहीं बोल रहा हूं। मैं इसको अभी भी मैं आपकी इस डिबेट की गरिमा को बरकरार रखते हुए मैं इसको इंडिविजुअल से ही जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वहित के लिए समाज का बड़ा सा बड़ा लॉस लोग कर देने की मानसिकता में आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण यही है कि संस्कृति और धर्म की जो अवमानना हुई है उसकी मर्यादा कम की गई है, और वो भी राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से उसका ये भारी परिणाम सामने दृष्टिगत है। राम मंदिर बना देंगे सब सही हो जाएगा क्या? हर चीज को धर्म और उससे जोड़ने की बात है। आपने ये टॉन्ट किया है, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। पार्टी लाइन के इर्द गिर्द ही रहते हैं। हर मुद्दे पे धर्म, हर मुद्दे पे संस्कार, हर मुद्दे पे नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, बड़ी आपने बहुत महत्वपूर्ण ये डिबेट छेड़ा है, इसको इतना हल्का न किया जाए। सौरभ भारद्वाज के पास चलूंगा। सौरभ भारद्वाज, ट्रेन में लिखा होता है जो संपत्ति सरकारी है वो संपत्ति हमारी है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं। हमने क्या देखा कि एक बार एक व्यक्ति एक अंगोछा लेके, जो गले में जो डालते हैं ना अंगोछा, तौलिया, उसको लेकर जो है वो सारे बल्ब खोल रहा था ट्रेन के। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोला साहब ये घर में जलाए जाएंगे। हमको समझाया भाई साहब तो ये एसी और डीसी का मामला है। उसने चलती ट्रेन से सारे के सारे बल्ब बाहर फेंक दिए। अब वो 2-3 लोग थे, मैं अकेला था, तब भी मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या किया आपने? तो कहता देखो लिखा हुआ है जो संपत्ति सरकारी वो संपत्ति हमारी है। हमारी तो है। इस बेशर्मी का तोड़ क्या है सौरभ भारद्वाज साहब? देखिए, एक तो कई सारे लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी बातें की, और मैं खुद आपकी बहस को एक कंस्ट्रक्टिव बहस बनाने के हक में हूँ। ये जो करप्शन के बारे में अक्सर हम लोग बात करते हैं, मगर मेरी एक निजी राय यह है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर कोई अफसर या अगर कोई पॉलिटिशियन कुछ भी, मान लीजिए 10 नहीं वो 8 कर रहा है, बट भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो उसको 8 नंबर दे दीजिए। अगर आप उसके 8 भी काट के उसको 0 ही देंगे तो वो कहेगा यार ये तो कमाल ही हो गया, है ना। तो ये मैं इस विषय में कह रहा हूं कि आप हमारे लोकपाल कानून को उठा के देखिएगा और आप जन लोकपाल को लीजिएगा जो हमने अन्ना हजारे जी के साथ इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। आपको मालूम होगा कानून कितने बड़े जानकार हैं। हाँ, जो आपके पूर्व सहयोगी थे, अगर वो कहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत अब आपको मालूम है कि हमारी और उनकी योगेंद्र भाई शांति भूषण कुछ कहेंगे तो सुना जाएगा ना उसको। जी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था आपसे। बिल्कुल, आप देखिए उनके साथ तो हमारी थोड़ी राजनीतिक कटुता हो गई है, उस कारण से वो है, वरना मैं आपको खुद अपने निजी तौर पे यकीन दिलाता हूं कि वैसा ही है। अब दूसरी बात ये देखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव बहस हो रही है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, एक रिफॉर्म जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो है चुनावों के अंदर रिफॉर्म्स की। क्योंकि आप देखिए कि ये जो भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है ना, वो चुनाव है। हिंदुस्तान के चुनाव में, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो विधायक के चुनाव हों, सांसद के चुनाव हों, लाखों से करोड़ों रुपया, मुझे हैरानी हुई पंचायत के चुनावों में
1.25-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। और हमारे जो लोग इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, इसमें कई हजार करोड़ रुपए एक एक पार्टी खर्च करती है, सिर्फ इसलिए खर्च करती है कि वो चुनाव जीत जाएं। तो जो एमएलए करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीत के एमएलए बनेगा, आप जाहिर समझिए कि वो करोड़ों रुपए वापस लेगा। उसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारें बनाएंगी, कोई भी हो सकती है, वो चाहे स्टेट के अंदर सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ठीक है, वो उससे 3 गुना 4 गुना पैसा कमाएंगी और जिन लोगों ने उनको फंड किया वो उनको कमवाएंगी। तो इस तरीके की बहस भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि इलेक्शंस के अंदर रिफॉर्म्स आए, इनके खर्चों के ऊपर निगाह रखी जाए, क्योंकि आज भी जो इंडिविजुअल खर्चा करता है उसकी लिमिट तो है कि 15 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, मगर जो पार्टी हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो पार्टी करोड़ों रुपए का चंदा ब्लैक मनी, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेती है और फिर 5 साल उनको खूब कमाई करवाती है। अच्छा, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट वसूलती है ब्याज समेत। दिल्ली के लोग क्या कहते हैं ये देख लेते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे उसके बाद। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी, जिनके हाथ में सत्ता है या जो कुछ कर सकते हैं उनको अपने दिल से ये करने की जरूरत है कि हम अभी कुछ भी गलत नहीं करेंगे और जो करेंगे बिल्कुल सच्चाई से करेंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। बाहर से करके कुछ होने की संभावना कम है। जो भी करप्शन के मामले में पकड़ा जाए उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए बाकियों के लिए कि करप्शन करना बहुत बड़ा क्राइम है और बहुत जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। सो आई वांट द गवर्नमेंट टू बी स्ट्रिक्टर। ये जो पूरा देश है वो हमारा पूरा परिवार है और हमें पूरे देश के लिए कुछ करना है, या हम जो भी मतलब कि डे टू डे जो भी हम कुछ करते हैं हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है लोगों के भीतर जब जाग जाएंगी तो अपने आप जो है करप्शन भी खत्म हो जाएगा। लेडीज उसका गलत, अपने पावर का गलत भी यूज कर रही हैं। कई लेडीज पुलिस के ऊपर भी आजकल केस करने लग गई हैं, तो ये सब गलत है ना। भ्रष्टाचार ऐसे करप्शन कैसे कम होगा अगर। तो राय देखिए राजीव जी, एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार के तमाम तरीके हैं ये हम लगातार चर्चा में लेकर आ रहे हैं। चाहे सिटीजन चार्टर की बात करें, उसकी भी दुर्गति हुई पड़ी है ना। सरकारी दफ्तरों में आखिरकार ये भ्रष्टाचार लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ना। टाइम बाउंड निपटारा किसी चीज का नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की ABCDE वहां पर पेवस्त हो जाती है। प्रोजेक्ट आप ले लेते हैं, टेंडर डालते हैं, सस्ता टेंडर उठा लेते हैं, चूंकि आपके रेट्स बहुत एकदम सबसे कम होते हैं, उसके बाद आप उसकी समय सीमा बढ़ा देते हैं और घाल मिल करके जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग में जम के भ्रष्टाचार हो रहा है कि भाई मलाईदार पोस्टिंग मुझे दे दो तो साहब मैं आपको इतना दूंगा, है ना। दिल्ली, NCR, नोएडा, गाजियाबाद में रहने के लिए किस तरह से बंदरबाट हो रही है, यह है, कोई नियम कायदे नहीं है। तो मतलब तो पूरे कुएं में भांग पड़ी है त्यागी साहब। देखिए, 2 रीजन है इसके पीछे। एक तो राजनीतिक रीजन है कि राजनीतिक लोग बाग जिस तरह से सत्ता की हवश में जाकर के अपने उल्लू सीधा करने का काम करते हैं वो चिंता का विषय है। दूसरा विषय यह है कि समाज का रिकॉग्निशन, क्या समाज आज मुझे इस बात के लिए रिकॉग्नाइज करेगा या अतुल अग्रवाल जी को इस बात के लिए रिकॉग्नाइज करेगा कि वो बहुत बेहतरीन पत्रकारिता करते हैं और चारित्रिक पत्रकारिता करते हैं। आज देखिए, समाज के सभी वर्गों में और प्रजातंत्र के सभी स्तंभों में, सभी स्तंभों की बात कर रहा हूं मैं, 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ में क्या गिरावट नहीं आई है, उसको स्वीकार करने की बात है आज की डेट में। हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हिपोक्रेसी इस तरह की है, दोगलापन इस तरह का चरित्रों का कि हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते। पहली और महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि प्रजातंत्र को चलाने के लिए कुछ डेमोक्रेटिक फोरम होते हैं, सरकार के कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती है जिनको हमें मजबूत रखना चाहिए। न्यायपालिका हमेशा मजबूत रहनी चाहिए देश के, रही भी है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। लोकपाल है, CVC है, सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन है, इसके अलावा जितने भी आपके चीफ मिनिस्टर से लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के या गवर्नर के कार्यालय हैं वो ट्रांसपेरेंट होने शुरू होने चाहिए। जब वो ट्रांसपेरेंट होंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग में जाकर के न फंस करके सिर्फ विकास के मामले पे आप वोट देंगे, क्योंकि वोट अभी भी धर्म और जाति पे मिल रहा है। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 2014 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में धर्म ने जाति को हराया, लेकिन बिहार के चुनाव ने जाति ने धर्म को हरा दिया। बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा बिल्कुल। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें हमारे प्रजातंत्र के लिए कुछ मायने में बेहतर भी हैं, लेकिन कुछ मायने में इनके बहुत दूरगामी परिणाम भी हैं। तो वे विशेष रूप से अतुल अग्रवाल जी, चारों स्तंभों में जो गिरावट आई है उसको करेक्ट करने के लिए समाज को आगे आकर के उन लोगों को चुनना होगा जो राजनीति को पैशन मानते हैं, जुनून मानते हैं, प्रोफेशन नहीं मानते हैं।
क्या उसको समाज बाइफरकेट करेगा? क्या समाज उसको देखेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जो सौरभ भारद्वाज जी ने बात कही थी वो बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि राजनीतिक लोगों का और जो आईएएस आईपीएस लॉबी है उसका और इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा घालमेल है। अगर आप देखेंगे जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो ज्यादातर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में जाकर के नौकरी करने लगते हैं। जब वो नौकरी करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सारी चीजें पता होती हैं, जितनी भी कॉर्पोरेट हाउसेज को चीजें चाहिए सरकार की नीतियों के बारे में उनको पता होती हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, देखिए, या तो कोई नियम ऐसा बने कि जितने भी जुडिशरी के लोग बाग हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, 5 साल तक या 10 साल तक नौकरी नहीं कर पाएंगे या फिर वो अपना किसी और चीज में जाएंगे, लेकिन वो भी उनके अधिकार का हनन होगा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं मॉरल बाउंडेशन मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज है कि यदि हम समाज में ये सोच ले कि मैं व्यक्तिगत रूप से ठीक रहूंगा, पाक साफ रहूंगा, तो शायद हम समाज को कुछ देने का काम कर रहे हैं। जी, लेकिन हर्ष जी, क्या ऐसा होता दिख रहा है? हम बार बार समाज की बात करते हैं, हम एक व्यक्ति विशेष की बात क्यों नहीं करते? हम समाज को कहां ढूंढने जाते? जाइए, मैं बता जाके मैं समाज से मिल के आऊं, कहां है भाई समाज, कौन है, कहां रहता है? बात तो व्यक्तियों से होगी ना। बिल्कुल, मैं राजीव जी की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो ये कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स जाके इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ नौकरी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। रिटायरमेंट के बाद ऐसे तमाम उदाहरण हमें मिलेंगे, लेकिन बीच की एक ये भी कड़ी है जो शायद वो मिस कर गए कि रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को जो इंडस्ट्रियलिस्ट की यहाँ नौकरी मिलती है उसमें अक्सर रिकमेंडेशंस पॉलिटिशियंस का ही होता है, जो कहीं ना कहीं उनके मंत्री रहे होते हैं या अपने सर्विस टाइम में कहीं ना कहीं उनके साथ उन्होंने काम किया होता है। तो इन तीनों की जो तिकड़ी है वो एक तरीके से ये नेक्सस ऐसा है कि जो कि अलग हटाते नहीं हटता। कई बार ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में आ जाते हैं, कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो होते हैं वो उसी तरीके से उनको सपोर्ट कर देते हैं, तो ये बनी रहती है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, चूंकि हम सब आज बेहद एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है ये। 2016 में किस तरीके से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त तो नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत भी कम किया जा सके तो ये एक हमारी सकारात्मक पहल जरूर होगी। अक्सर कहा जाता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। बहुत सही बात है। कई बार कई सरकारें कथनी और करनी तो एक दिखती हैं इनकी, लेकिन अगर उसमें हम ये माने कि क्या उनकी इसके पीछे की सोच भी ऐसी रही हो, अक्सर ये तीनों जब नहीं मिलते हैं, कथनी, करनी और आपके उसके पीछे की सोच, ये तीनों मिलनी चाहिए। जैसे मैं एक दिल्ली का ही उदाहरण लेता हूं, अव्यवहारिक फैसले लेना सरकारों द्वारा, यह भी मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार का उदाहरण है। दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, इसकी चर्चा शायद आप अभी थोड़ी देर से करना चाहेंगे। मैं बीआरटी का उदाहरण देना चाहता हूं जी। बीआरटी बनाने का बड़ा फैसला था, क्या यह अव्यवहारिक फैसला नहीं था? सरकार ने जो कहा, तत्कालीन सरकार ने, उन्होंने वैसा किया भी, लेकिन क्या उनकी सोच भी वैसी थी? नहीं, लेकिन प्रयोग तो किए जाएंगे ना हर्ष जी। प्रयोग वैसे किए जाएं जो बहुत अव्यवहारिक ना हो। एक बड़ा फैसला दिल्ली के अंदर कल से भी लागू होने वाला है। तो वो भी भ्रष्टाचार है क्या? नहीं, ये बड़ी अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। तो बीआरटी और कल का जो फैसला है, हर्ष जी, आप मेरे वरिष्ठ रहे हैं, आप मेरे बॉस रहे हैं, नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई बीआरटी का फैसला वो गड़बड़ था और कल जो फैसला लागू होने जा रहा है वो एक सही पहल है, ये डिमार्केशन क्यों? मैं वही बता रहा हूं कि एक बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसे फैसले फेल होते हैं, अव्यवहारिकता की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस अगर ये कह रही है कि उनके पास इसको देखने के लिए इतने सारे फोर्सेस नहीं हैं, तो किसी पर काम का बहुत एक्स्ट्रा बोझ लाद दिया जाना भी एक तरीके से आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात करते हैं। पहले पैकेज में यह कहा गया था कि पुलिस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। क्यों है? क्या हम इसकी जड़ तक कभी जाने की कोशिश करेंगे? सभी ये मानते हैं कि एक आम पुलिस वाले की आप तनख्वाह देख लीजिए, उनके घर को चलाने की उनकी कोशिशें देख लीजिए, पहल देख लीजिए, आज के जमाने में कहीं से भी वो समानांतर नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में या दूसरे जगहों पे लोगों को तनख्वाह दी जाती है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिन्हें मैं अव्यवहारिक कह रहा हूं। इसी वजह से मैं आपसे इस बात की गारंटी है कि अगर हम सैलरी पैकेज को एटपार कर दें, सांसदों ने जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कही या दिल्ली के जो तमाम विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लाया और अपनी तनख्वाह कई फीसद बढ़ा ली, तो उस पर भी तमाम बात हुई थी। मैंने एक सवाल हमेशा से पूछा है कि क्या ये इस बात की गारंटी है
कि अगर हम तनख्वाह बढ़ा देंगे तो भ्रष्टाचार अगला नहीं करेगा? इस बात की गारंटी कौन देगा इस देश में? हर्ष जी देखिए, गारंटी देना चाहूंगा इसका नहीं, आ रहा हूं राजू भाई, आ रहा हूं। गारंटी इसकी नहीं है, लेकिन कम से कम इसी समाज के अंदर एक तबका जो पुलिस प्रशासन है, उसके लोग इतने ज्यादा काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, और अगर उन लोगों की तनख्वाहें, कांस्टेबल की तनख्वाह, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं और वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इसमें कोई, इसमें जो काम भी नहीं कर रहा भ्रष्टाचार भी कर रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन एक दूसरे आदमी जो 24/7 काम कर रहे हैं और उन पे काम का प्रेशर डाला जाना, मैं मानता हूं कि यह भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है। वो दूसरे तरीके का है, कहना चाह रहे हैं भारद्वाज साहब? जी, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं देखिए पॉलिटिशियंस की बात नहीं करूंगा। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो हमारे सरकारी वकील होते हैं, जो विक्टिम होता है, जैसे जिसके साथ बलात्कार हुआ है या जिसकी यहाँ हत्या हुई है, जिसको चोट लगी है, उसका वकील जो सरकार की तरफ से खड़ा होता है, उनकी तनख्वाहें इतनी कम थी कि आप ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई ईमानदारी से अपना घर ईमानदारी से चला सके। तो आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया करप्शन को कि उसके पास आपने कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि वो ईमानदारी से घर चलाए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं विधायकों की सैलरी भी आपको बताऊं कि बाकी सारे कंपोनेंट्स तो जो हैं वो दफ्तर के हैं, गाड़ी के हैं, और वो हैं, वो सब हैं, उनमें तो वो खर्चा हो ही जाता है क्योंकि वो दफ्तर आपको चाहिए। हमें आपत्ति नहीं है जी, अगर आपके तमाम विधायक भ्रष्टाचार ना करें और तन्ख्वाह बढ़ा ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन आपकी पार्टी के भी जो तमाम धुरंधर हैं, जो जेल गए हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप बैठाए गए हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, और जो जिनको लेकर माननीय केजरीवाल साहब मफलर बांध के तमाम बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन फिर बाद में उनको पीछे हटना पड़ा। तो आपकी पार्टी में वैसे नगीने रहे हैं, ऐसे नौरत्न रहे हैं, तो अछूता कोई नहीं है शास्त्री साहब? बिल्कुल रहे हैं। देखिए, सभी लोग इसी समाज का हिस्सा हैं, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं इस संदर्भ में। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, इसको और भी ज्यादा हम लोग क्वालिटी वाइज बना सकते हैं। कुल मिला के जो चर्चा हो रही है उसमें एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जैसे ब्यूरोक्रेट्स रिटायरमेंट के बाद वो नौकरी कर लेते हैं, क्या ये नैतिकता है क्या? ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तो हम क्या करें साधु बन जाए, जंगल में चले जाए क्या? नैतिकता के दायरे से बाहर है। अरे भाई, एक राजनेता आखिरी दम तक, मरते दम तक वो राजनीति करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट अगर नौकरी कर लेता तो आप सबको दिक्कत है। नहीं, मैं डिस्पैरिटी मत रखिए ना, समानता रखिए प्लीज। अतुल जी, ऐसी बात नहीं है। आप अतुल जी अगर बात पूरी करने दें तो शायद आपको खुद ये बातें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश में नैतिकता और संस्कृति और धर्म की स्थापना किया जाए तो क्या कोई इससे नुकसान होगा क्या? बल्कि मैं अभी कह रहे थे, आपने कहा था कि क्या गारंटी है जी ये लोग ठीक हो सकते हैं कानून से? मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं इस बात का कि अगर नैतिकता, संस्कृति और धर्म को हम लोग उचित स्थान दे दें तो शायद इसका समाधान निकलेगा, वरना मैं नहीं समझता कि इसका कोई समाधान निकलने वाला है। घोषित कर दे, राम मंदिर बनवा दे, मतलब कैसे स्थान का मतलब ये है, हर किसी को अपने धर्म की पालन करने की आजादी हमारे देश के संविधान में है। मैं नहीं कहता कि राम मंदिर बनवाइए, हर आदमी धर्म का पालन कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि राम मंदिर बनवाइए, लेकिन जिस तरह से धर्म और संस्कृति को सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया गया है, आज उसी का परिणाम ये हो रहा है कि हमारे भ्रष्ट ऑफिसर हो रहे हैं, भ्रष्ट नेता हो रहे हैं और भ्रष्ट समाज सेवी लोग भी हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की सीमा क्रॉस हो चुका है। इसलिए इसका एक और एक मंत्र है, हम अपनी संस्कृति को मजबूत करें, हम अपने राष्ट्रीयता को मजबूत करें, हम अपनी नैतिकता को मजबूत करें। शायद इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। शास्त्री साहब, अब मुझे पता नहीं आप किस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन साधु महात्मा जो है, ये धर्म के नाम पे मुल्ला मौलवी पंडित साधु महात्मा को अगर आप कर रहे हैं या राम मंदिर कर रहे हैं, आम आदमी तो कोई नहीं कर रहा था। मान लिए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप?
आप लोग ऐसा नहीं समझ सकते। चलिए ठीक है, आज इस देश में 2-4 साधुओं का नाम लेकर के आप लोगों ने पूरे धर्म क्षेत्र को बदनाम कर रखा है। और आप लोगों ने जिस तरह से संस्कृति सभ्यता सारा काम हम ही लोगों ने किया है, आप लोगों ने, और जो अब ये मुल्ला मौलवी पंडित है इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, सूरी साहब को सुन लेते हैं। सूरी साहब प्लीज। देखिए, हम बहस को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? सार्थकता की बात हो रही है यहाँ पर, तो मतलब दूसरी तरह की दलील हो रही है। अभी हमारे बात भ्रष्टाचार की हो रही है, आप धर्म में लेकर जा रहे हैं। हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई पुलिस वाले के ऊपर बहुत दबाव रहता है। हाँ। बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जहां बहुत दबाव रहता है। तो क्या वो उनको एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो भ्रष्टाचार कर ले उससे? स्केयरसिटी हो गई। अब क्या इसका यानी आपकी नैतिकता क्या है कि आप आधी से ज्यादा जो जनता है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या सारे के सारे भ्रष्टाचार करना शुरू कर दें और सारे के सारे क्या गन निकाल कर पैसा लेना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने किसी जॉब को एक्सेप्ट किया है तो उसके अगर उनको कोई बहुत सारे मेरिट्स भी हैं, पुलिस वालों को बहुत सारी उनके सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो अगर वो मेरिट्स को एंजॉय करेंगे तो जो ब्रंट ऑफ द सीट है वो भी उन्हीं को ही लेना पड़ेगा। और हमें इस वक्त ये भी देखना चाहिए साथ साथ कि ये जो करप्शन की हम बातें कर रहे हैं, ये करप्ट है, ये अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हमारे पास क्या क्या कानून से कर सकते हैं, क्या हम सामाजिक तौर पर लोगों को समझा के कर सकते हैं, उस पर भी हमको दबाव डालना चाहिए। लालच इसकी जड़ है, मैं फिर से कहूंगा। स्केयरसिटी की वजह से वो कहते हैं आपकी भाई भ्रष्टाचार हो जाता है, तो स्केयरसिटी नहीं भी है तो स्केयरसिटी क्रिएट कर दी जाती है। जी, हमारे पास बहुत धान पड़ा हुआ है, बहुत सब्जियां आई हुई हैं, हमने उनको स्टोर करके रख दिया, स्केयरसिटी क्रिएट कर दी। उसको कहां कब कैसे रोकना है ये काम तो गवर्नमेंट का है। सप्लाई चेन से 10 रुपए की चीज निकली हुई 50 रुपए की पॉकेट में आती है, तो वहां क्या करना चाहिए? टैक्स नहीं दिया जाता, पे नहीं किया जाता, ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार है। कहां है? ब्लैक मनी आ गई, ठीक है, एक बार हम ब्लैक मनी ले आए, ब्लैक मनी नहीं दोबारा जनरेट हो गई, उसका क्या हम प्रोविजन कर रहे हैं, क्या प्रोविजन कर रहे हैं? बस चर्चा के हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। अब हम यहां से केवल समाधानों की बात करेंगे। हमने बीच में थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखे जो जरूरी थे चर्चा में लेकर आना, चूंकि उसके बिना जो सिर्फ हम धर्म और आदर्श की बात कर रहे थे तो उसके बीच में हकीकत, धर्म, आदर्श और हकीकत सबको दिखाना लोगों को बहुत जरूरी था। पटना के लोग क्या कहते हैं पहले आपको ये दिखाते हैं, और अब हम अपने इस 12 मिनट के आखिरी पड़ाव में सिर्फ और सिर्फ समाधान की बात करेंगे। आम पब्लिक से जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, रोड पर घूमते हैं, उनको एक काम के लिए 30 दिन दौड़ाया जाता है, अब ऊपर से 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपये लेके काम किया जाता है। जिस दिन सहकारी महकमा घूस लेना बंद कर देगी, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आजकल का हमारे जो नेता है वही चोर हैं, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तभी हमारा देश सही चलेगा। वो घूस लेना छोड़ दे, हमारा देश तरक्की पर चला जाएगा। भ्रष्टाचार इस देश को बहुत गंभीर तौर पर जकड़े हुए है और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार देश से समाप्त होना चाहिए। इस मुहिम में सारे युवा लोग और आम लोग को भी इस पर विचार करना चाहिए। लोग को भी ये मानसिकता बनानी चाहिए कि किसी काम के लिए हम घूस का प्रयोग नहीं करें। अपने जी राजीव त्यागी साहब, सिर्फ समाधान। यहां से हमारे पास 12 मिनट है, इन 11-12 मिनट में हम सारे लोग, आप सब लोग मिलकर अगर समाधान के तौर पे फिंगर टिप्स कुछ गिना पाए तो प्लीज शुरुआत में आपसे करूंगा त्यागी साहब। मेरे मित्र पिछले सेगमेंट में आपने टाइम नहीं दिया था तो इसलिए आधा मिनट ज्यादा दे दीजिए। 1 मिनट देता हूं मैं आपको, चलिए। मेरा इसमें सिर्फ एक समाधान है। देखिए, पावर डज नॉट करप्ट पीपल, पीपल करप्ट पावर। एक ये बहुत बढ़िया उक्ति है जो मैंने कोट की है। लोग बाग पावर को करप्ट करते हैं। हम लोग बाग पावर को, पॉलिटिकल लोग बाग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या हम समाज हित में कर रहे हैं, क्या हम विकास के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं और अपने इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं, तो ये देखने का विषय है। प्रजातंत्र चलाने के लिए भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष के ऊपर ही डिबेट हो रही है, तो उसमें 3 चीज करनी होंगी।
पहली चीज तो यह है कि सामान्य रूप से संवाद की जो स्थिति है, संवादहीनता की जो स्थिति है सत्तारूढ़ दलों में और विपक्षी दलों में, उसको दूर करके आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस पर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपको करनी पड़ेगी, वो सामान्य शिष्टाचार पूरे समाज से जो खत्म हो गया है, वो सामान्य शिष्टाचार आपको जीवित करना पड़ेगा। और शास्त्री जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही थी, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि नैतिकता को अगर कहीं ना कहीं आप लेकर के चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक घेरा बना लेते हैं कि इससे ज्यादा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अगर आप गलत काम करते भी हैं तो नैतिकता की जो बात है बिल्कुल सुनकर शास्त्री जी ने बिल्कुल ठीक की। लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नैतिकता की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा ना बहस के शुरू में ही कि समाज ने पहले रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि किसने कैसे पैसे कमाए, ये रिकॉग्नाइज करता था समाज। आज समाज ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि किसने कितना पैसा कमाया। तो कैसे और कितने पे चला गया समाज, जब लोग बाग जब उस पर चले जाएंगे तो चिंता का विषय तो होगा ही। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि पुलिस के सिपाही की तनख्वाह जो है वो कम होती है, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। दूसरे ने उसकी बात को काटने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बहस का जो मूल है वो अर्थ पे है, जो आपने आज बहस की है। अगर आर्थिक रूप से लोग बाग सबल होंगे, आर्थिक रूप से लोग बाग ज्यादा साधनों को इस्तेमाल कर पाएंगे तो मुझे लगता है शायद वो सेल्फ रेस्ट्रेन करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी गारंटी इस बात की है कि जीरो डिफेक्ट सोसाइटी ना तो आदि में थी ना कभी अनादि में होगी। और पॉलिटिकल लोगों को निश्चित रूप से जुमलेबाजी से बचना चाहिए। जी भारद्वाज साहब, सोल्यूशन की बात हो रही है, 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट से भी कम। देखिए मैं बहुत ज्यादा देखिए मैं बहुत ज्यादा दर्शन शास्त्र में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि सॉल्यूशंस तब आएंगे और सरकारें बाध्य होंगी सॉल्यूशंस लाने के लिए जब लोग उनसे सॉल्यूशन चाहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक्टिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें चलती रहें, मीडिया भी उठाए जैसे कि आज आपने उठाई। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप इसके ऊपर एक्टिवली पॉलिटिकल डिस्कोर्स करेंगे और ये राजनीतिक रूप से मुद्दा नंबर 1 बनेगा तो इस मुद्दे को सॉल्व करने की भी कोशिशें हर तरफ से होंगी। वरना लोग इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, इसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए हमेशा तैयार है। सब लोग ज्यादातर चाहते हैं कि इस बारे में डिस्कशन ना हो, जैसा चल रहा है चलते रहे, हम लोग फलते फूलते रहें, खाते रहें, पीते रहें, केस चलते रहें, ये होता रहेगा। जी भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं जल्दी से देख लेते हैं 30 सेकंड्स में, उसके बाद सोल्यूशन का जो सिलसिला है वो और आगे लेकर जाएंगे। गोपाल, हमारी सरकार को इस पे काम करना चाहिए। सरकार ही नहीं, साथ साथ नागरिकों को वो भी देखना चाहिए कि वो बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे सरकारी दफ्तरों में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके कभी भी, या ये रिश्वतखोरी जो भी मांगे उसके खिलाफ कंप्लेन करिए। ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो इसके खिलाफ काम करती हैं। उम्मीद का आधार हम हैं। अगर हम खुद को सुधारना शुरू करेंगे तो शायद समाज सुधरेगा। और मेन चीज ये है कि अक्सर हम देखते हैं पुलिस वाले हैं या फिर पॉलिटिक्स से कहीं भी अगर भ्रष्टाचार नजर आता है तो हम उस पर कुछ सवाल नहीं करते। कोई हमसे कुछ रुपए मांगता है तो हम चुपचाप से, हाँ अगर वो टेबल के नीचे से मांग रहा है हम टेबल के नीचे से पैसे दे देते हैं। लेकिन मेन चीज है कि अगर हम किसी चीज पर सवाल उठाते हैं तो मुद्दा उठेगा और वो चीज खत्म होगी। शास्त्री जी 30 सेकेंड्स फॉर द सोल्यूशन। क्या करें हम, कैसा करें, सिस्टम ऐसा बनाए। धर्म और आदर्श की बात तो हमको समझ में आ गई कि साहब धार्मिक आधार पर या नैतिकता के आधार पर आपका जीवन आदर्श ऐसा होना चाहिए कि आप जो धर्म में सीख दी जाती है उससे आप खुद को बांधें और भ्रष्टाचार ना करें। आप पुण्य और पाप की जो थ्योरी है वो समझ में आ गई। इसके अलावा देखिए, धन्यवाद आपको अतुल जी। आपने मेरी बेसिक जो मेरा सोच था उसको आपने आत्मसात किया और उसको एक्सप्रेस भी किया जी। लेकिन मैं फिर उसी अपनी ही बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से नैतिकता को बनाने का एक माहौल देश में बनना चाहिए। और इस संदर्भ में विवेकानंद जी ने भी जब अमेरिका की यात्रा करने के बाद जब आए थे और हिंदुस्तान में जो पहला उन्होंने भाषण किया था उस समय उन्होंने भी यही कहा था कि अब आवश्यकता है कि सारे देवी देवताओं को, मंदिर मस्जिद को, सबको जहां है वहीं रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। केवल एक पूजा करना चाहिए, भारत माता की पूजा। और इस देश में एक बड़ी प्रक्रिया चलनी चाहिए व्यक्तित्व निर्माण की। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया, संस्कृति और जो हमारे देश की सभ्यता रही है, परंपरा रही है, उसको कहीं ना कहीं ठेस लगा है। इसका परिणाम ये निकला कि आज पूरा देश भर में एक अजीब
भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है, कहीं भी नैतिकता दिखाई नहीं देती है। छोटे से छोटे लाभ के लिए लोग बड़े से बड़ा नुकसान देश का करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उसके सैकड़ों उदाहरण हैं। आप सोचिए, हम जाते हैं चुनाव क्षेत्र में वोट मांगने के लिए और हम अपने बच्चे की सौगंध खा करके वोट मांगते हैं और वही सारे सौगंध को सत्ता मिलते ही तार तार कर देते हैं। क्या यही निकाली लिया आपने चर्चा क्या यही निकाली लिया आपने? क्या इसी के आधार पर हम अपने सामाजिक मूल्यों को, अपने राजनीतिक मूल्यों को आगे ले जाएंगे? इस संदर्भ में मैं चाणक्य की बात को जरूर कोट करना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता है इस डिस्कशन में। चाणक्य ने कहा था कि अगर मिश्री के टुकड़े को जबान पर रख करके हटा लिया जाए तो ऐसा नहीं कि जुबान ने मिश्री का टेस्ट न लिया हो। राजनीतिक क्षेत्र के बारे में चाणक्य का यही अभिप्राय है। बस वक्त खत्म हो गया। एक टेस्ट के लिए आज आप बहुत धार्मिक और बहुत दार्शनिक अंदाज में नजर आए हैं शास्त्री साहब। मुझे बड़ा अचरज हो रहा है क्योंकि हम पिछले कई दफे आपसे कई वर्षों में लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर एक इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति छुपा हुआ है, मुझे आज पहली बार पता चला। और तब जब हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक और अद्भुत था। हर्ष रंजन साहब, क्या जो भ्रष्टाचार चुनाव आ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार को सेवा शुल्क के नाम पर हम कहीं किसी हद तक अगर अंडर द टेबल जो डील हो रही है, अगर हम उसको सिस्टम में लेकर आ जाए, काम भी जल्दी हो, है ना, और एक सोल्यूशन के तौर पर भी सामने आ जाए और वो घोषित तौर पे हो, तो क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है? कोई सज्जन हमसे कभी कह रहे थे इस बात। इसके बड़े सार्थक परिणाम सामने आए हैं। आपको रेलवे का उदाहरण देना चाहूंगा, जब तत्काल टिकट नहीं होता था और जब तत्काल टिकट आया, इससे एक तो आप प्लान्ड रहते हैं। एयरलाइंस में भी यही स्थिति है कि आप 3 महीने पहले ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, और आप अपनी चॉइस की सीट ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं। ये एक बड़ी ही सार्थक पहल होगी। वक्त अब कम बचा है और आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। नैतिकता पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है, नैतिकता को जरूर लाना चाहिए और इससे भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन हम नैतिक कैसे बने, इसके 2 सॉल्यूशन मैं जरूर देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आने वाले वर्ष में 2016 में क्या हम ये कसम खाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो पेमेंट्स करेंगे, जहां जहां संभव है, हम वो प्लास्टिक मनी से करेंगे, कैश हम नहीं करेंगे। और जितने सामान खरीदेंगे हम उन सामानों का बिल लेंगे। अगर एक छोटी सी ही ये पहल हो तो इसके बड़े बड़े परिणाम सामने आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। रेलवे से यात्रा करते समय हम खाना खाते हैं, लेकिन हम में से 2% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो कि कैटरर से, वहां केटरिंग वाले से बिल लेते हैं, क्योंकि हम वहां आलस कर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार के नमूने हैं। दवा खरीद के नहीं लेना, सामान खरीद के बिल की डिमांड नहीं करना, अनजाने में। आपका चाहते नहीं है लेकिन हो जाते हैं। आपका 5 मिनट वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक मनी का चलन बढ़ रहा है। रियल एस्टेट में भी काला धन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा काला धन है। इसमें आने वाले वर्षों में कमी आएगी, ऐसा अनुमान है। और ये सब अगर हम बिल और प्लास्टिक मनी को लेने लगे, बिल्कुल आपके धर्म वाले एजेंडे पे मुझे समझ में आ गया। देखिए, धर्म आप जो बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, नैतिकता एक अलग चीज है। धर्म आप रिलीजन से लेते हैं, धर्म आप रिलीजन से लेते हैं। मैं उसका क्लियर सोल्यूशन बता रहा हूं, बिल लें और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करें। ठीक है, मैं यहां पर जाते जाते सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाता हूं। बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुझे सोनकर साहब का जो है वो धार्मिक और दार्शनिक अंदाज नजर आया है, लेकिन एक सवाल मैं जनमानस के लिए छोड़कर जाता हूं कि क्या सभी धार्मिक लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते? क्या जितने भी धार्मिक लोग हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करते? वो सब नैतिकता से बंधे हुए होते हैं? अगर हां, तो फिर भ्रष्टाचारी समाज में क्यों है? ये सवाल है। और सोनकर साहब, मैं चाहता हूं कि सवाल का जो जवाब है वो आप सोचें, और जब कभी हम मिलेंगे तो व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे या फोन करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या इस देश में जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सब नैतिक हैं, वो सब भ्रष्टाचार नहीं करते? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे। दर्शकों का आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल की जो मुहिम है, आओ देश बनाएं, ये मुहिम लगातार जारी है। चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगे, मुद्दों का सार्थक हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये हमने सौगंध ली है और इस पर हम अटल हैं, अडिग हैं। नमस्कार।